हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम देखेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 का जो पब्लिकेशन का लेटेस्ट बुक है उसका ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है, इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोड है, नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखें। आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, तो वो स्टार्ट होगा हमारा विविध उद्योग से, ठीक है ना। यहाँ से इससे पहले जो है पार्ट 1 में हो चुका है और ये थोड़ा बचा हुआ है, इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो चलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए पढ़ते हैं कथन। पहला कथन है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट जो उद्योग जो है वह राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। दूसरा कह रहा है कि भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दुनिया में नहीं है। उसके बाद है कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी गलत है। और पहला जो कह रहा है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। देखिए, ये अभी लेटेस्ट 71वीं बीपीएससी पीटी में 2025 में पूछा गया है, तो इसलिए आप 72वीं बीपीएससी पीटी देने वाले हैं या फिर एडीओ एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी का जो भी बिहार के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इसमें बीपीएससी द्वारा पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू वो सभी है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश का स्थान है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं, मिल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सूती मिल सबसे अधिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, ठीक है ना। जब विभाजन हुआ भारत का तो उसके कारण भारत का कौन सा उद्योग जो था वो काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो जूट एवं रुई का उद्योग प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आज़ादी के बाद जो है रुई और जूट उद्योग में काफ़ी प्रभावित हुआ। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं, यानी भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक लोग काम करते हैं, तो वो है कपड़ा उद्योग में, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है, तो सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय का मतलब होता है लार्ज स्केल पे। बृहद स्तरीय मतलब लार्ज स्केल पे सबसे ज़्यादा कौन से इसका, तो ये कपास का उद्योग है, सूती वस्त्र का। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे है, क्या है वे, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे भार ह्रास मूलक है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो ये भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये वस्त्र उद्योग का केंद्र बिंदु है। मुरी जाना जाता है, किसके लिए मुरी जाना जाता है, तो ये एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। मुरी झारखंड में है, जो हिंडाल्को द्वारा एल्यूमिना शोधन संयंत्र स्थापित किया गया। यहाँ का प्रमुख उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है, तो अभी बताया है मुरी झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, चलिए इसका ऑप्शन में डिफेक्ट है, देखते हैं डिटेल इसका। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार गए, वर्तमान झारखंड वो हो गया है सिंदरी, याद रखिएगा सिंदरी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इसके बाद नांगल पंजाब में उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत था, इसलिए डिटेल पढ़ना पड़ रहा है। अखबारी कागज़ उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अखबारी कागज़ उद्योग, जिस कागज़ का पेपर न्यूज़पेपर अखबार बनता है उसका उद्योग कहाँ पे होता है, तो ये नेपा नगर में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप कमेंट करके बताइएगा कि नेपा नगर किस राज्य में पड़ता है। देखिए, नेपा नगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो अखबारी कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है, तो यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है आगे स्थान और उद्योग से संबंधित है, इसका मिलान करना है। चलिए इसका सीधा हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे। वायुयान उद्योग जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पे है वायुयान उद्योग? बेंगलुरु में है। एल्युमिनियम उद्योग जो है कोरबा में। कोरबा कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लौह इस्पात उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तो जानते ही जमशेदपुर झारखंड में है। तांबा का कहाँ उद्योग है? तो ये मलाजखंड में है। ठीक है, आगे देखेंगे भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चीनी उद्योग के बारे में जो है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह वजन कम करने वाला उद्योग है, या महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो चलिए इसका लेटेस्ट डाटा देखते हैं। 2023 का था वो, प्रश्नकाल के दौरान उसका आंसर दूसरा था, अभी बदल गया है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों पर अनुसार भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है। ठीक है, और इस संदर्भ में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, ठीक है, और कर्नाटक जो है तीसरे नंबर पर आ गया है। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो भारत में कोर उद्योग पूछे तो वो विद्युत है, कोयला है और पेट्रोलियम पदार्थ है, उपयुक्त सभी है। देखिए 8 उद्योग जो है जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परिशोधन उत्पाद, फिर उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत, ये सभी क्या है? कोर सेक्टर है, यानी मुख्य उद्योग है। अब आते हैं परिवहन पे, खास करके सड़क परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है। देखेंगे इसको कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो वो है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लेटेस्ट 31 बीपीएससी में पूछा गया है। देखिए बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सबसे अधिक निर्मित सड़क राजस्थान में बनाई गई, जो कि 2241 किलोमीटर थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चलाया गया है। ये नेशनल हाईवे को जोड़ता है, नेशनल हाईवे निर्माण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो देखिए ये 2001 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन को छोड़ देंगे, हम लोग चलेंगे लेटेस्ट आंकड़े पर। 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई 1,46,195 किलोमीटर है। 14,6195 किलोमीटर है अभी भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, यानी टोटल एनएच की लंबाई। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आपको पता होगा कि ये किनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई थी, काफ़ी मशहूर रहे हुए, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए ये क्या है कि एक चतुर्भुज परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, यानी एक चतुर्भुज टाइप का बनाता है, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। यह उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो देखिए अभी बताएं इसमें कि पूर्व पश्चिम गलियारा से जुड़ा हुआ कौन है? सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक। और उसी तरह पूछेगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा का बात करेगा तो वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। नेक्स्ट है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग रेल परिवहन से संबंधित है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, कब हुआ था? तो 1853 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी? तो ये 5.5 फीट होती है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। ठीक, उसको एक इसमें क्या होता है कि मीटर गेज होता है, तो मीटर गेज के दोनों पटरियों के मध्य 1 किलोमीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच 1.676 मीटर होता है, या फिर 1674 मिलीमीटर, या फिर 5.5 फीट कह सकते हैं। छोटी लाइन की दोनों पटरियों के बीच 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है। किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है? मतलब रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ पे? तो ये बिहार में है। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे, याद रखिएगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर बिहार में है। ये जो है
1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला है निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। अब इसमें ट्रेन का नंबर दिया हुआ है, ट्रेन का नाम दिया हुआ है और अधिकतम दूरी तय करने वाली कौन सी है वो बताना है। चलिए 3 ऑप्शन यहाँ पे है, देख लीजिए, और एक ऑप्शन अलग स्लाइड में दिखाते हैं। देखिए तो चौथा ऑप्शन है डिब्रूगढ़ टाउन का। देखिए तिरुवनंतपुरम सेंट्रल राजधानी यात्री ट्रेन संख्या जो है 12431, यह अधिकतम दूरी तय करती है। यह लगभग 3149 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन जो है हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में है, यानी कि ये केरला से लेकर के दिल्ली तक आती है त्रिवेंद्रम सेंट्रल राजधानी ट्रेन। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डिब्रूगढ़ टाउन जो कि 2459 किलोमीटर चलती है। यह बेंगलुरु राजधानी से 2325 किलोमीटर तथा चेन्नई सेंट्रल 2125 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन हो जाएगा, सेंट्रल राजधानी यात्री ट्रेन हो जाएगा त्रिवेंद्रम, जो कि तिरुवनंतपुरम से लेकर के हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली तक चलती है। कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है वह है कौन, तो ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से गुजरती है। नौ वायु परिवहन रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूपसी हवाई अड्डा जो है असम में स्थित है। और किनके नाम पर भी रहता है, प्रमुख राजनेता के नाम पर रहता है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है। मुख्य रूप से लौहयस्क के निर्यात हेतु उड़ीसा तट के पास किया गया था। यह लौहयस्क सहित विभिन्न माल का आयात निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है कि मर्मुगांव पत्तन स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मर्मुगांव पत्तन जो है गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो ये महाराष्ट्र में भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ये राजमार्ग नहीं है, ये जलमार्ग है, यानी इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे। नेशनल वाटरवे कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं NW। तो NW1 जो है वो कहाँ से कहाँ को जोड़ता है, तो ये हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है, इसे NW1 कहते हैं, नेशनल वाटरवे। देखिए गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। यह प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह की बात किया जाए तो ये चेन्नई है। ठीक, अभी देखिए 17वीं UPSC में ये पूछा गया है। प्रश्नगत भारतीय बंदरगाहों में चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। इसका वाणिज्यिक संचालन 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। मर्मुगांव मुंबई और कोची प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है। कांडला पोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है। कहाँ पे है, गुजरात में है। कांडला पोर्ट का नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है, वो गुजरात में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसको उत्तर से दक्षिण दिशा में करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे उत्तर में कौन आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा सबसे उत्तर में विशाखापत्तनम। क्या करना है, उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं कि भारत के बंदरगाह का जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम जो है सबसे पहले विशाखापत्तनम आ जाएगा, फिर काकीनाडा आएगा। ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश वाला है। मछलीपट्टनम आ जाएगा, फिर उसके बाद नागपट्टिनम आएगा। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण की तरफ का क्रम है, याद रखिएगा इसे। अब नेक्स्ट विविध से संबंधित क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन होगा, चलिए देखते हैं। विकल्प के अनुसार जो है नाथुल्ला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुल्ला दर्रा की ऊंचाई जो है, नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए। इसकी ऊंचाई है 14,140 फीट, यानी कि 4,310 मीटर। जोजिला दर्रा जो है इसकी ऊंचाई है 11,650 फीट और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई है 13,051 फीट। उसके बाद खैबर दर्रा की ऊंचाई जो है 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगची दीवान दर्रा है, जो कि 5,890 मीटर है। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका उत्तर ई होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो है कि भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। चलिए इसका ऑप्शन गड़बड़ है, देखते हैं सॉल्यूशन कि भारत में सर्वप्रथम जो है दूरभाष का प्रादुर्भाव 1882 में हुआ था। 1881 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड स्थित ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, कराची और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लाइसेंस प्रदान किया गया था। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम दूरभाष टेलीफोन का प्रादुर्भाव जो है 1882 में हुआ और 81 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड स्थित ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कलकत्ता, बम्बे, मद्रास, कराची और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लाइसेंस दिया था। कुरियर सेवा से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया था। तो ये द्रुत डाक सेवा जो है ना, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्पीड पोस्ट। ठीक है, तो ये स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुआ था। तो ये 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय डाक द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में है। हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस में स्थित है। तो हैदराबाद शहर जो है अब आ गया है। देखिए, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसका विकल्प जो हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों दे दिया है, तो टेक्निकल तौर पे ये इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है। तो ये कच्चा तेल के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम या कच्चा तेल के उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ उनके उत्पादन जो है, जैसे कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज, मांस, पोल्ट्री, झींगा उत्पादन से संबंधित है। आगे देखेंगे कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। ग्रे क्रांति जो है वह किससे संबंधित है। तो ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति मत्स्य पालन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आगे देखेंगे, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम जो है बेंगलोर को दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टार लगा करके याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है। कर्नाटक के बेंगलोर को यानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह कौन सी है। तो आइए यहाँ डाटा के हिसाब से बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भारत में मराठी जो है, मराठी वह हिंदी के बाद वक्ताओं की तेलुगु सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली 7 भाषाएं जो है वो क्या है। पहला हिंदी है जो कि 43.63% है। उसके बाद बंगाली आता है 8% पर, मराठी जो है 6% पर आता है और तेलुगु जो है 6.7% पर आता है। फिर उसके बाद जो है तमिल जो है 5.7 पे, गुजराती 4.5% लोग, उर्दू जो है 4.19% होते हैं। अब प्रश्न में जो है हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछा गया है, तो ऑप्शन ठीक नहीं है। इसको आप याद करके रखिए कि पहला हिंदी, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी, तब तेलुगु। अगला है कि निम्न में से कौन एक टेक्नोपोलिस है। तो टेक्नोपोलिस कौन है। तो ये सिलिकॉन वैली है। तो सिलिकॉन वैली एक टेक्नोपोलिस का उदाहरण है। ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें टेक्नोपोलिस यानी प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप स्थित सिलिकॉन घाटी, सिएटल के समीप सिलिकॉन वन तथा भारत में स्थित सिलिकॉन वैली टेक्नोपोलिस के प्रमुख उदाहरण हैं। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अब आता है हमारा विश्व का भूगोल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से।
तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि भारत का भूगोल देख लिए, आज कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट में है। तो अगर आप नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट तो चैनल पर जा करके ज़रूर देखें, और चैनल वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।